हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रांजल प्रताप सिंह और आज हम अपनी एरे सीरीज को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट। ये सीरीज में हमने बहुत सारे ऑपरेशंस को ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो अब हम अगले ऑपरेशंस पे मूव करने वाले हैं। एंड इस वाले वीडियो में हम थोड़ा फोकस करेंगे वही जो प्रीवियस टॉपिक में किया था, बट उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन इन द टर्म्स ऑफ ऑपरेशन। लास्ट वीडियो में जैसे हमने कि फॉर लूप्स के बारे में समझा था, तो इस वाले वीडियो में हम समझने वाले हैं कि उस फॉर लूप का कहीं पे यूज़ कैसे होता है। तो सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट एक फॉर लूप को यूज़ करके ही, या फिर जो लूपिंग टेक्निक्स होती हैं उसको यूज़ करके ही हम सीखने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ द सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सर्च इन एरेज, एरेज में कितनी तरीक़ों से सर्च किया जा सकता है, अंडरस्टैंडिंग सर्च स्पेस, मतलब कि जो सर्च स्पेस होता है उसका मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा समझने वाले हैं। ठीक है, सो लास्ट के कुछ वीडियोज़ में हमने ये कवर कर लिया था, एक्सेसिंग एलिमेंट्स, मॉडिफाइंग एलिमेंट्स, इटरेटिंग थ्रू एन अरे हमने कवर कर लिया था, फाइंडिंग द लेंथ हमने कवर कर लिया था। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट। ये हमारा आज का ऑपरेशन है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं प्रीवियस वीडियोज़ का। हाउ टू इटरेट थ्रू एन अरे, हमने ये वाला एक टॉपिक सीखा था पिछले वीडियो में कि किसी एरे के अंदर हम इटरेट कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था फॉर लूप से, और भी अलग रेंज बेस्ड लूप्स थे, वाइल लूप थे, रिकर्जन के बारे में हमने बात करी थी, और इटरेटर्स को यूज़ करना हमने देखा था कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये अगर आपने नहीं देखा, आप इस वाली वीडियो में चेक कर सकते हो। सो हाउ टू यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ लूप, अलग अलग लूप को कैसे यूज़ किया जाता है, इसकी एक छोटी छोटी मास्टर क्लास लेनी थी मैंने। लाइक प्रॉपर वो डेडिकेटेड वीडियो फॉर लूप या फिर बाकी लूप्स को लेके नहीं था। आई मीन वो तो एक C++ का टॉपिक हो जाएगा, बट मैंने इसके लिए भी छोटी सी मास्टर क्लास उस वीडियो के अंदर करी थी, तो आप ये भी देख सकते हो। बाकी हमने कुछ प्रॉब्लम्स और होमवर्क प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। एनालॉजीज़ के बारे में मैंने बताया था कि क्या एनालॉजीज़ होती हैं डिफरेंट। ऑलराइट, सो आप ये सारी वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, तो आप ये वाली सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो, जिसके अंदर सारे के सारे DSA टॉपिक्स आने वाले हैं। दिस वीडियो प्लेलिस्ट जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर इंटरव्यूज़ एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। और अभी जो करंटली हमारी सीरीज़ चल रही है मेनली, ये है मास्टर एरे डेटा स्ट्रक्चर सीरीज़। ये सारी वीडियोज़ इसके DSA वाली सीरीज़ के अंदर भी आने वाली है। इट्स जस्ट कि इस वाली प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स होंगे और इसके अंदर सिर्फ एरे के टॉपिक्स होने वाले हैं मास्टर एरे डेटा स्ट्रक्चर सीरीज़ के अंदर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर मेन टॉपिक, फाइंडिंग एन एलिमेंट इन द एरे। तो फाइंडिंग का मतलब क्या होता है? टू फाइंड मतलब कि ढूंढना, एन मतलब कि एक, एलिमेंट यहाँ पे कोई जनरल एंटिटी है कि यार एलिमेंट के बारे में कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं दी हमने कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, इट्स अ जनरल एंटिटी, इट कैन बी एनीथिंग इनसाइड एरे डेटा स्ट्रक्चर, मतलब कि एरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या करना है हमें? ढूंढना एक कुछ भी, कोई भी चीज़ ऐसी में ढूंढनी है एरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड फाइंडिंग एन एलिमेंट इन द एरे। मतलब एक बेसिक आइडिया इसके बारे में यही है कि हमें कुछ ढूंढना है, कोई एंटिटी ऐसी जो हमें किसी एरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर दे रखी होगी, जिसको हमें ढूंढ के लाना है। ऑलराइट, तो यार ये वाला एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रैवलर है निखिल नाम का। ठीक है, तो फिर ये उसका ट्रेन का टिकट है, और ट्रेन के टिकट में क्या लिखा है कि उसका नाम, फ्रॉम टू, मतलब कि उसको कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है किसी भी ट्रेन टिकट को जब आप खरीदते हो, कैरेज नंबर। क्या होता है कैरेज नंबर? कि आपका जो बोगी है, मतलब जिस आप बोगी या फिर जो ये कंपार्टमेंट्स होते हैं, आप कौन से कंपार्टमेंट में चढ़ने वाले हो, उसका नंबर वहाँ पे लिखा हुआ होता है। इंडियन ट्रेन का SAC ऐसे करके अलग अलग लिखे होते हैं, SF लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे जैसे स्लीपर 1 लिखा है यहाँ पे, तो मतलब कि निखिल का जो टारगेट जिसमें उसको घुसना है, जिस वाली ट्रेन के अंदर उसको जाना है, उसके अंदर जो कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट का जो टारगेट होने वाला है वो स्लीपर 1 है। मतलब उसके दिमाग में टारगेट बैठ जाना चाहिए कि हाँ, जब मैं स्टेशन पे जा रहा हूँ तो मुझे स्लीपर 1 ढूंढना है। जहाँ पे स्लीपर 1 होगा कंपार्टमेंट में, उसके अंदर ही जाके उसकी सीट होने वाली है। ठीक है, तो हिज टारगेट इज़ व्हाट? स्लीपर 1 राइट नाउ, कि उसको स्लीपर 1 ढूंढना है इस ट्रेन के अंदर। तो ये हमारी ट्रेन रही यहाँ पे, एंड दिस इज निखिल राइट नाउ। तो क्या करेगा वो एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ऐसा, इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड, कि मोस्टली ये लोग क्या करते हैं कि वो इंजन से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जाते हैं ट्रेन की, देखते हैं वहाँ से एक एक करके कि भाई मेरा जो कैरेज है, मेरा जो कंपार्टमेंट है वो ये वाला है या फिर उसके आगे वाला है। तो एक एक करके वो स्कैन करते हैं, मतलब कि ट्रेन के थ्रू वॉक करते हैं, फिर वो चेक करते हैं कि यार ये कंपार्टमेंट है हमारा क्या, ये वाला कंपार्टमेंट है हमारा क्या। तो यहाँ पे निखिल भी अल्टीमेटली सेम चीज़ रहने वाला है। इंजन से स्टार्ट किया उसने, वहाँ खड़ा हुआ है, फिर वहाँ पे वो चेक करता है कि यार इंजन तो ऑब्वियसली नहीं बैठने वाले, इंजन वहाँ पे उसकी वैल्यू तो स्लीपर 1 नहीं है, आई मीन स्लीपर 1 तो नहीं है। ही मूव्स टू द AC कंपार्टमेंट, AC वाला भी इसका नहीं है, फिर AC 2 पे जाता है, यहाँ पे भी चेक करता है कि यार ये भी स्लीपर वाला नहीं है,
AC3 भी स्लीपर नहीं है डेफिनेटली। वो ऐसे मूव करते करते AC3 तक आ गया, यहाँ पे भी उसको नहीं मिला अभी तक स्लीपर। फिर वो एक और स्टेप मूव करता है, अगले स्टेप पे आके उसको मिल जाता है स्लीपर 1 जो कि उसका टारगेट था। मतलब कि उसके टिकट पे जो रिक्वायरमेंट थी, जो उसका टारगेट होना चाहिए था, वहाँ पे वो पहुँच गया और वहाँ पे यहाँ पे रुक सकता है वो, ठीक है। मान लो कि उसका जनरल टिकट होता तो वो एक स्टेप आगे जाके जनरल वाले डब्बे के आगे खड़ा हो जाता, बट अभी स्लीपर है तो स्लीपर के सामने खड़ा हो गया, ठीक है। तो नाउ ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्लीपर। तो क्या किया अभी हम लोगों ने, इसका ऑपरेशन समझते हैं। ही मूव्स टू ईच कंपार्टमेंट लुकिंग फॉर हिज कंपार्टमेंट स्लीपर। हर कंपार्टमेंट के सामने जाता है और वो चेक करता है कि यार ये स्लीपर है क्या। अगर वो स्लीपर है तो वहाँ पे हमें रुक जाना चाहिए और वहाँ पे हमारा एक्शन क्या होगा कि हम अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो उसने स्टार्ट कहाँ से किया, जो उसकी स्टार्ट पोजीशन है वो इंजन 0 से। उसने एंड कहाँ किया, स्लीपर पे, जहाँ पे उसको अपनी वैल्यू मिल गई, जहाँ पे उसको अपना टारगेट जो अचीव करना था वो मिल गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा एंड पॉइंट, यहाँ पे एंड पॉइंट हमारा वो है जहाँ पे हमें वो अपनी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। सो फाइंडिंग अ टारगेट वैल्यू इन अ डेटा स्ट्रक्चर इज एसेंशियल प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डोमेन। कोई भी वैल्यू को फाइंड करना किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ही एसेंशियल प्रैक्टिस या एक ऑपरेशन माना जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग डोमेन के अंदर। मतलब कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे आगे फ्यूचर में जिसमें आपका बहुत ही बड़ा एक पोर्शन सिर्फ एलिमेंट्स को या फिर किसी तरीके के डेटा को ढूंढना ही होने वाला है, ठीक है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग डोमेन में ये बहुत ही एक एसेंशियल स्किल मानी जाती है। तो एक और एग्जांपल समझते हैं हम इससे। एक जैसे हमारे पास पार्सल है, ठीक है, दिस इज अ पार्सल एंड दिस इज़ फॉर समृद्धि एंड उसका हाउस नंबर क्या है 4। मतलब कि इस पार्सल के ऊपर ये एड्रेस लिखा है समृद्धि एंड हाउस नंबर 4, ठीक है। हमें सिर्फ हाउस नंबर 4 और इस नाम से मतलब है कि मुझे ये वाला पार्सल डिलीवर करना है। तो अज्यूम करते हैं यार ये घर है यहाँ पे, ये लाइन से, ठीक है। पहला घर शिवांश H0, श्रुति H1, प्रांजल H2, निखिल H3 एंड समृद्धि H4। तो ये 4 घर लाइन से एक लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिलीवरी ट्रक है ये। तो इसको क्या करना है कि इसको ही समृद्धि का जो हाउस नंबर 4 है वहाँ पे जाके इस पार्सल को डिलीवर करना है, ठीक है। तो क्या करेगा ये, इस लेन में आएगा, मतलब इस रोड पे आएगा। फिर वो सबसे पहले हाउस नंबर 0 पे जाएगा कि यार चेक करेगा कि हाँ ये वाला हाउस नंबर 4 तो नहीं है, तो ये तो नहीं है। फिर वो आगे मूव कर रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेशन है उसका कि सारे हाउसेस एक एक करके बढ़ रहे हैं नंबर से, तो फिर इट एक्सपेक्ट्स कि वो हाँ आगे मूव कर सकता है एक करके। इस वाले हाउस पे आया H1 पे, ये भी समृद्धि का नहीं है बिकॉज दिस इज़ नॉट हाउस नंबर 4। तो वो मेरे हाउस के बाहर आएगा, ये भी हाउस नंबर 2 है। निखिल के हाउस के बाहर आ गया H3, ये भी H4 नहीं है। फिर वो लास्ट वाले हाउस के बाहर आ गया H4 के बाहर एंड ये हमारे टारगेट से मैच कर रहा है जो कि हमारा H4 था। मतलब कि मुझे एक पॉइंट से अपने टारगेट तक जाना था जिसमें कि मैंने हर पॉइंट पे चेक किया कि यार क्या ये मेरा टारगेट है, क्या ये मेरा टारगेट है। और जब तक मुझे अपना टारगेट मिल नहीं रहा था मैं मूव कर रहा था, एक एक करके चेक करता जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिलीवरी ट्रक मूव्स अक्रॉस द स्ट्रीट टू फाइंड द टारगेट हाउस। डिलीवरी ट्रक मूव कर रहा था स्ट्रीट के अक्रॉस, अपना टारगेट हाउस फाइंड कर रहा था, ठीक है, जो कि क्या था हमारा हाउस नंबर 4 था। तो उसका प्रोसेस क्या है, हम प्रोसेस समझते हैं इसका एक बार। स्टार्ट द ट्रक, ट्रक स्टार्ट हुआ, उसने एक्सेलरेट किया, मतलब कि अपना एक एक करके जो स्पीड होता है उसको बढ़ाने की कोशिश करी। फिर उससे क्या हुआ, मूव किया। मूव मतलब क्या होता है, इटरेशन, ट्रेवर्सल, मूव, नेविगेट, ये सारे टर्म्स एक इटरेशन के लिए ही ऑल्टरनेटिव होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अपनी लूप्स वाले वीडियो में कि किसी एरे की थ्रू इटरेट कैसे किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ये आपको टर्म समझ में आ रहा होगा कि फिर हमारा ट्रक को क्या हुआ, मूव करना चालू हुआ, ठीक है। अगर वो मूव कर रहा है तो फिर किसी हाउस के बाहर आएगा, वो किसी हाउस के बाहर आया तो उसने एक सवाल पूछा उस वाले हाउस से कि इफ़ करंट हाउस इज़ H4, जो हमारा टारगेट हाउस क्या था H4। तो उसने हर हाउस के बाहर जाके पूछा यही सवाल कि क्या ये हाउस नंबर 4 है। अगर वो हाउस नंबर 4 है तो यस इट इज़, डिलीवर एंड स्टॉप, मतलब कि वहाँ पे डिलीवर करो, स्टॉप हो जाओ। अगर वो हाउस नंबर 4 नहीं था तो हम आगे मूव कर रहे थे। सो इफ़ इट्स नॉट देन इट्स द अदर हाउस, मतलब कि ट्राई नेक्स्ट हाउस। ट्राई नेक्स्ट हाउस का मतलब क्या है, मूव करना है हमें एक पॉइंट आगे, ठीक है, +1 मतलब नेक्स्ट हाउस पे जाना। तो हम फिर से जाएंगे, फिर एक्सेलरेट पे जा रहे हैं, फिर मूव कर रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं कि भाई जिस हाउस के बाहर मेरा ट्रक खड़ा है क्या वो रिक्वायर्ड हाउस है या नहीं है। तो एक प्रोसेस बन जाती है एंड हम सर्च कर रहे हैं इस लोकेलिटी के अंदर, इस स्ट्रीट के ऊपर कि भाई मेरा रिक्वायर्ड हाउस कौन सा है। ऑलराइट, तो अब यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम थोड़ा एरे के फॉर्म में समझते हैं कि यार ये हाउसेस हमारी एरे है जिसमें स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है, ये सारे हाउसेस है ना, ये स्ट्रिंग फॉर्म में है यहाँ पे। तो लेट्स ड्राई रन दिस एग्जांपल एंड समझते हैं क्या हो रहा है कि यार पहले तो हमारा ट्रक 0 पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि पहला जो 0th हाउस है वहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है।
हम जानते हैं कि यार किसी भी एरे के ऊपर ट्रवर्स या इटरेट कैसे किया जाता है, अगर हमने लास्ट वीडियो चेक कर लिया है, नहीं तो फॉर लूप के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आपको समझ में आ जाएगा कि इटरेशन एंड ट्रवर्सल का मतलब क्या होता है। तो इनिशियली हमारा ट्रक जो है ना वो 0 पे खड़ा हुआ है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हुआ है, जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ट्रक 0 पे खड़ा है। ट्रक को कहाँ तक जाना है, मतलब इस स्ट्रीट के एंड तक। ये स्ट्रीट कहाँ एंड हो रही है, 4th इंडेक्स पे, ठीक है, यहाँ पे 4th इंडेक्स पे स्ट्रीट हमारी एंड हो रही है। तो ट्रक इज लेस देन इक्वल्स टू 4 और उसको मूव कितना करना है, एक स्टेप मूव करना है। तो i प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, i इज इक्वल्स टू i+1, मतलब एक स्टेप मूव करना है। तो हम ये फॉर लूप यूज़ करना जानते हैं और हमें ये भी पता है कि अगर मैं हाउसेस ट्रक ऐसे लिख दूंगा, मतलब हाउसेस एरे का नाम है, ट्रक जो हमारा वेरिएबल है ये वाला, ये एक करके बढ़ रहा है, तो मतलब कि हाउसेस की एक करके हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं। दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ ईच हाउस ऑफ दैट स्ट्रीट, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो हर हाउस की वैल्यू यहाँ पे, जैसे कि ट्रक है तो ट्रक की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है 4 तक जा रही है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है 4 तक जा रही है, एक करके प्लस होने वाली है। तो बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसा ही तो हो रहा होता है, हाउसेस 0 आएगा, फिर हाउसेस 1 आएगा, हाउसेस 2 आएगा, हाउसेस 4 तक ऐसे आने वाला है, ठीक है। तो हर हाउस की वैल्यू यहाँ पे ऐसे हम प्रिंट करा सकते थे, ये स्ट्रिंग है ना हमारी S0 H1 जो इसके अंदर स्टोर्ड है, ये कि हम सारी की सारी प्रिंट करा सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस, ऑलराइट। तो अगर हम प्रिंट करवा पा रहे हैं, हम एक्सेस कर पा रहे हैं सारी वैल्यूज़ को, ये वाले हाउसेस की वैल्यूज़ को, तो हम चेक भी करवा सकते हैं कि यार ये वाली वैल्यू मेरे टारगेट के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। ये यहाँ का इंट्यूशन था। तो हमारा टारगेट जैसे कि हाउस 4 है, ठीक है, तो वी हैव टू चेक इफ हाउसेस ट्रक, मतलब ट्रक एक कॉमन वैल्यू है यहाँ पे जो ट्रक हमारा मूव कर रहा है, तो वी हैव टू चेक इफ हाउसेस ट्रक इज इक्वल टू टारगेट, और टारगेट हमारा क्या है H4। हर बार हाउसेस ट्रक की जो वैल्यू बढ़ रही है उसमें 2 नेटवर्क वैल्यू में मिल रही है, हमें बस चेक कराना है कि यार ये वाली वैल्यू ये कब हमारी इक्वल हो जाती है, कब हमें ऐसा दोनों मिल जाएगी, हमारा टारगेट के बराबर हाउसेस और ट्रक जो वैल्यू है वो कब बराबर होने वाली है, कब ऐसा हो जाएगा। तो जब वैसा हो जाएगा वी विल जस्ट डू आवर ऑपरेशन जो रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टारगेट H4, जैसे कि मैंने स्ट्रिंग टारगेट H4 ले लिया यहाँ पे, फिर मैंने क्या किया, मैंने फॉर लूप लिखा है जो कि वही ऊपर वाला फॉर लूप, ट्रक 0 से स्टार्ट हो रहा है, ट्रक एंड ऑफ द स्ट्रीट मतलब 4 तक जा रहा है। फिर मैंने क्या किया, इफ़ स्टेटमेंट लगाया मैंने, इफ़ हाउसेस ट्रक की ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे लाने वाला है, हाउसेस ऑफ ट्रक इज़ इक्वल टू टारगेट, ये चेक करेगा कि हमारी जो करंट हाउस की वैल्यू है जो उसके अंदर जो भी स्टोर्ड है क्या वो हमारे टारगेट की इक्वल है। अगर वो है देन वी हैव टू सिंपली प्रिंट की डिलीवर्ड, कि हाँ यार हमें अपना हाउस मिल गया है, वी विल प्रिंट डिलीवर्ड, ठीक है। तो एक एनालॉजी थी, आई होप समझ में आई हो। सो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं ऑपरेशंस, वी आर मूविंग थ्रू एन अरे एंड ईच एलिमेंट वी आर करेंटली चेकिंग इफ दैट वैल्यू इज इक्वल टू द टारगेट। हम पूरी एरे के थ्रू मूव करें, फिर हमने हर वैल्यू पे जाके, हर एलिमेंट को जाके चेक करा कि भाई वो वैल्यू, दैट वैल्यू इज इक्वल टू द टारगेट, क्या वो वैल्यू हमारे टारगेट की इक्वल है। अगर टारगेट की इक्वल थी देन वी डेफिनेटली प्रिंटेड द डिलीवर्ड ऑफ, कि हमें भाई टारगेट मिल गया, आप डिलीवर कर देते हैं। अच्छा, इसी एल्गोरिथम को लीनियर सर्च भी बोला जाता है। आई मीन जो भी हमने सीखा कि हम एक करके सारे एलिमेंट्स सर्च कर रहे थे, इसी को लीनियर सर्च भी बोलते हैं। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है सीक्वेंशियल, मतलब किसी एक सीक्वेंस के अंदर वन स्टेज टू अनदर इन सिंगल सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब कि एक स्टेज है जैसे कि हमारी स्टेज 1 टू किसी और स्टेज पे जाना, एक एक करके स्टेप्स लेते हुए। हम देखो यार, ये ध्यान दिया होगा तुमने। सो यार हमारा जो ट्रक वाला एग्जांपल था, इसमें हमने ध्यान दिया था कि एक एक करके हमारा ट्रक आगे मूव कर रहा था हर हाउस पे जाके। जब वो हाउस 4 पे पहुंच गया, यहाँ पे चले हाउस 4 हमारा टारगेट था, तो हाउस 4 पे पहुंच के उसने अपना जो एक्शन परफॉर्म किया कि हाँ आई हैव फाउंड द हाउस नंबर 4 एंड अब मैं डिलीवर प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। उसको ऑल द वे थ्रू एंड तक जाने की जरूरत नहीं थी, मतलब वो यहीं पर रुक सकता था कि हाँ उसको अपना टारगेट मिल गया। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि वो एक एक करके स्टेप्स ले रहा था, यहाँ पे 0 से 1 गया, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, तो एक एक करके वो सारे स्टेप्स ले रहा था ना। एक एक स्टेप लेना, सीक्वेंशियल लेना, तो एक लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में एक एक करके हम सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। वन स्टेज जो हमारी स्टार्ट थी टू अनदर स्टेज जो कि हमारा एंड था, हमारा टारगेट था, वहाँ तक जाना एक स्टेप, एक एक करके सीरीज ऑफ स्टेप्स लेके, ठीक है। तो अगर हम इसको बहुत ही जनरल फॉर्म में बोलेंगे तो क्या मतलब हुआ लीनियर सर्च का, फाइंडिंग अ टारगेट वैल्यू बाय मूविंग वन स्टेप एट अ टाइम, मतलब कि किसी टारगेट वैल्यू को ढूंढना किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक एक स्टेप लेके, एक एक स्टेप मूव करके, ठीक है। तो यार एक हम टास्क समझते हैं, यहाँ पे हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है। गिवन एन एरे, एक हमारे पास एरे है जिसका नाम क्या है, इंटीजर एरे, और ये वाली हमारी एरे है। तो इसके अंदर हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 45, राइट।
एंड हमारा जो साइज ऑफ दिस एरे है वो 5 है, मतलब कि जो n है इस एरे का साइज वो 5 है। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड इफ टारगेट एग्जिस्ट इन द एरे। हमें चेक करना है कि हमारा जो टारगेट है 45 वो हमारी इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, इंट फाउंड इज इक्वल्स टू 0। इंट फाउंड बराबर 0 हमें क्यों ले लिया यहाँ पे, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें अपना टारगेट अभी तक नहीं मिला है। ये हमारा काम आएगा फ्यूचर में ये बताने के लिए कि हमें अपना टारगेट मिला भी था या नहीं मिला था। ये बस उस तरीके से पॉइंट या फिर चेक पॉइंट की तरह काम करने वाला है। तो जैसे हमने अभी मान लिया कि अभी एलिमेंट शायद 45 नहीं है, अभी जैसे हमने अज्यूम करके रख लिया है, तो फ्यूचर में ये पता कैसे चलेगा कि यार वो एलिमेंट मिला भी था या नहीं मिला था। ये कैसे काम करता है आई विल टेल यू। जैसे कि यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लिखा है जो स्टार्ट होता है 0 से, जो कि एंड पॉइंट तक जाता है, मतलब n तक जा रहा है। ठीक है, तो हम एक एक करके हर एलिमेंट पे जाने वाले हैं और फिर से वही नॉर्मली जैसे हमने चेक किया था लीनियर सर्च में वही हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे। तो इफ एरे का आई, यहाँ पे आई हमारा वही वेरिएबल है जो मूव कर रहा है एक एक करके, एरे आई इज इक्वल टू टारगेट। ये वाला स्टेप तो हमें पता है कि हमारा जो करंट एलिमेंट है वो टारगेट के बराबर है क्या। अगर वो बराबर है, मतलब कि अगर हमें 45 मिल जाता है यहाँ पे, देन व्हाट वी विल डू, वी विल प्रिंट की फाउंड द वैल्यू। हाँ, हमने पहले तो ये प्रिंट कर दिया कि हाँ वैल्यू में मिल चुकी है। फिर हम क्या करेंगे, फाउंड इज इक्वल टू 1, मतलब कि ये हमारा फाउंड जो हमने पहले अज्यूम किया था, जो हमने एक थ्योरी अपने दिमाग में हाइपोथेसिस या फिर कह सकते हो रख ली थी कि यार हमें एलिमेंट नहीं मिला है, यहाँ पे आके हमने वो हाइपोथेसिस को उल्टा कर दिया कि यार हाँ अब एलिमेंट हमें मिल चुका है, वी हैव फाउंड इट। अब 0 से मैंने उसको 1 पे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये बस बताने के लिए कि एलिमेंट पहले नहीं मिला था अब मिल चुका है। ठीक है, और जब हमें मिल गया है तो मैं यहाँ पे ही ब्रेक कर दूंगा कि मुझे अब आगे जाने की ज़रूरत तो है नहीं, यहाँ पे मैं पूरे लूप को ब्रेक कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा। फिर लूप जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, इस जहाँ से बाहर आ जाएगा लूप, इस वाले ब्रेस से, फॉर लूप के ब्रेस से बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट है इफ़ फाउंड इज इक्वल्स टू 0, कि क्या फाउंड 0 0 है, मतलब कि जो तुमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग में कि एलिमेंट नहीं मिला है, क्या वो अभी भी वैसा ही है। नहीं, अभी तो वैसा नहीं है, एलिमेंट तो मिल चुका है। फाउंड इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जो कि फॉल्स है, मतलब कि एलिमेंट हमें मिल चुका है। तो नॉट फाउंड वाला स्टेटमेंट प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इस स्टेटमेंट से हमारा काम हो चुका था। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो अब हम समझते हैं द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च किया, जो हमने लीनियर सर्च किया है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, तो यार अगर तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है या फिर नहीं भी है, तो एक समझ लो एक मेट्रिक है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हम जज कर सकते हैं कि कोई एल्गोरिथम टाइम के स्केल पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। बट यहाँ पे एक्जैक्टली टाइम नहीं होता, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे वो बातें हो रही होती हैं कि कितना ज़्यादा वो टाइम ले सकता है, बट यहाँ पे टाइम एक्जैक्टली वो होता नहीं। तो ये वाला टॉपिक समझने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो तुम्हें समझने चाहिए। सर्च स्पेस क्या होता है, द साइज ऑफ डेटा सेट इन कंसिडरेशन, मतलब कि जिस डेटा में मैं काम कर रहा हूँ उसका साइज़ क्या है। मतलब कि लेट्स अज्यूम कि यार मैं किसी एरे पे, जैसे वो हाउसेस वाली एरे थी हमारी, हाउसेस वाली एरे में अभी तो 5 एलिमेंट्स या 4 एलिमेंट्स ही थे। मान लो उसमें 10,000 हाउसेस होते एक साथ या फिर 1000 हाउसेस होते एक ही लाइन में, तो हमारा डेटा सेट 1000 होता। तो जितना हमारा डेटा सेट का साइज़ बढ़ता चला जा रहा है उस हिसाब से हमारा सर्च स्पेस भी बढ़ी जाता है। तो सर्च स्पेस क्या होता है, हमारा साइज ऑफ द डेटा सेट इन कंसिडरेशन। ठीक है, वर्स्ट केस का मतलब क्या होता है, बिगो। वर्स्ट केस क्या होता है, बिगो। तुम्हारा कोई भी एल्गोरिथम एक वर्स्ट केस में, मतलब बुरे से बुरे केस में कैसे परफॉर्म करता है उसको हम वर्स्ट केस कहीं ना कहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक हाई लेवल आइडिया मैंने बताया है इन दोनों टर्म्स के बारे में, कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, बट हाँ वर्स्ट केस के बारे में और अच्छे से बात की जा सकती है। बट सर्च स्पेस कहीं ना कहीं यही होता है कि तुम्हारा डेटा सेट का साइज कितना है। सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉपरली। अज्यूम करो वी हैव एन एरे कंटेनिंग n एलिमेंट्स। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे के पास एक एरे है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। ऑलराइट, ईच टाइम वी डू इफ हाउस इज इक्वल्स टू ट्रक इज इक्वल टू टारगेट, ये एक वन कंपैरिजन है। मतलब कि जब मैंने ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा था फॉर लूप के अंदर, इफ हाउसेस ट्रक इज इक्वल टू टारगेट, तो एक कंपैरिजन हुआ ना ये, मतलब कि एक बार उसने कंपेयर किया टारगेट वैल्यू से। ठीक है, दिस इज वन कंपैरिजन। फॉर ईच कंपैरिजन वी टेक कांस्टेंट टाइम c। अब तो मानोगे कि यार ये एक कंपैरिजन है तो ये कांस्टेंट टाइम लेगा, मतलब कि एक ऑपरेशन ही हो रहा है यहाँ पे तो कांस्टेंट टाइम लेने वाला है। सो फॉर ईच कंपैरिजन वी टेक कांस्टेंट टाइम c, हम उसको अज्यूम कर लेते हैं वो c है। सो व्हाई दिस इज कांस्टेंट, सिंगल कंपैरिजन डजंट डिपेंड ओवर द साइज ऑफ द सर्च स्पेस, इट टेक्स अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम। क्योंकि तुम भी मानोगे यहाँ पे कि यार ये सिंगल कंपैरिजन है, ये किसी भी एरे के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला है, वो तो खुद में तो एक सिंगल क्वांटिटी है ना, खुद में तो वो एक कंपैरिजन करता है बस खत्म हो जाता है। मतलब कि तुम्हारा एक एरे के साइज के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, वो खुद में ही अपना जितना टाइम ले रहा है
वो कांस्टेंट है और वो उतना ही रहेगा हमेशा। सर्च स्पेस हमारा कितना भी बड़ा हो, एरे का साइज कितना भी बड़ा हो, यार ये इफ वाला स्टेटमेंट तो अपना उतना ही टाइम लेगा ना हमेशा, अपना मतलब खुद का एक टाइम। सो अगर हमने ऊपर वाला समझ लिया तो अब हम ये समझने वाले हैं कि बेस्ट केस सिनारियो क्या होता है। पहले ये समझते हैं। वी सर्च इन अ सर्च स्पेस ऑफ साइज n, मतलब कि हम एक सर्च स्पेस जो कि साइज n का है उसमें सर्च करते हैं एंड फाइंड द टारगेट इन द फर्स्ट कंपैरिजन। मतलब कि हमारा एक सर्च स्पेस है जिसका साइज n है, ठीक है, ये नीचे हमने दिया हुआ है, जैसे इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट यहाँ पे 6 है। मुझे फर्स्ट कंपैरिजन में, मतलब कि जो इफ वाला स्टेटमेंट मैंने जैसे कि ऊपर लिखा था यहाँ पे, ये वाला स्टेटमेंट चला और मुझे अपना टारगेट फर्स्ट कंपैरिजन में ही मिल गया। मतलब कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना मुझे, ये मुझे फर्स्ट कंपैरिजन के अंदर ही मिल गया। तो हमारा बेस्ट केस क्या हुआ यहाँ पे कि कंपैरिजन सिर्फ एक ही हुआ और मुझे तुरंत अपना एलिमेंट जो रिक्वायर्ड था, जो हमारा टारगेट था, वो मिल गया। एंड इसमें कितना टाइम लगा होगा, अभी मैंने बताया था सिर्फ एक ऑपरेशन हुआ ना अभी तक कंपैरिजन का, एक ही ऑपरेशन हुआ कंपैरिजन का, वो भी, और जिसको हमने सी अज्यूम किया था। तो ये एक ऑपरेशन सी के बराबर तो होने वाला है क्योंकि एक ही बार हुआ है। तो ये इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सी जो कांस्टेंट टाइम है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा बेस्ट केस सिनारियो है वो हमेशा कांस्टेंट टाइम में होता है इन दिस केस। तो लीनियर सर्च में हम क्या अज्यूम कर सकते हैं इस टाइम पे, जो हमने देखा भी है यहाँ पे, कि अगर मुझे पहली बार में अपना आंसर मिल गया एक ही कंपैरिजन के अंदर तो वो कांस्टेंट होने वाला है। तो अब अगर बेस्ट केस ये है तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है, मतलब बुरे से बुरा कितना ही बुरा जा सकती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं फिर से कि टारगेट हमारा 325 है और सर्च स्पेस इज इक्वल्स टू n, मतलब कि यहाँ पे जो सर्च स्पेस है वो अभी भी n है, हमारा टारगेट 325 है। अब मान लो कि ये 325 वाली जो वैल्यू है हमारी वो एक्चुअली nth वैल्यू है, मतलब कि जो लास्ट वैल्यू हमारी एरे के अंदर स्टोर्ड है वो हमारा टारगेट है। तो हमारा ये वैल्यू एकदम लास्ट में आने वाला है, nth पोजीशन में आने वाला है। मतलब कि हमें सारे एलिमेंट्स को सर्च करना पड़ेगा n पॉइंट तक, जो हमारा n पॉइंट है या फिर n-1 बोल सकते हो। हमें लास्ट तक जाना पड़ रहा है उस एलिमेंट को सर्च करने के लिए। तो मतलब कि हमारे जो नंबर ऑफ कंपैरिजन्स होंगे वो भी n होने वाले हैं, क्योंकि मैंने हर एलिमेंट्स कंपेयर करना है ना। यहाँ से मैं यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ से फिर यहाँ से एक एक करके मूव करते हुए जा रहा हूँ। तो मुझे कितने कंपैरिजन करने पड़े, n कंपैरिजन। ऊपर वाले में मुझे एक ही कंपैरिजन में मिल गया था, बट यहाँ पे मुझे n टाइम्स कंपेयर करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा एलिमेंट है ना वो nth पोजीशन पे बैठा हुआ है, टारगेट एकदम लास्ट में बैठा हुआ है। बिकॉज वी आर कंपेयरिंग ईच नंबर इन सर्च स्पेस ऑफ साइज n, मतलब कि हम सर्च स्पेस जो हमारा है उसका साइज n है, उसके हर एलिमेंट्स कंपेयर कर रहे हैं और हमारा टारगेट एकदम लास्ट में है। तो मुझे सारे n एलिमेंट्स से कंपेयर करना पड़ रहा है। तो वर्स्ट केस में क्या हुआ हमारे साथ, n कंपैरिजन्स करने पड़ गए मुझे, ठीक है, याद रखना इसको, हमें n कंपैरिजन करने पड़ेगा। तो अब टोटल टाइम फॉर वन कंपैरिजन क्या है, c यूनिट्स। हमने अभी ऊपर देखा था कि जब एक कंपैरिजन करते हैं तो उसको c यूनिट मान लिया जाता है कि हाँ भाई एक कांस्टेंट टाइम लेने वाला है वो ऑपरेशन। टोटल टाइम फॉर n कंपैरिजन्स, अभी जो हमने n कंपैरिजन किए हैं हमारे वर्स्ट केस में, उसके लिए टोटल टाइम कितना लगेगा। एक कंपैरिजन में एक लगता है c, तो n में कितना लगेगा c इंटू n, ठीक है। तो हमारा टोटल टाइम, एक फंक्शन मैंने बना लिया ये टोटल टाइम का, ये क्या बनेगा c इंटू n, मतलब कि वन ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है इंटू जितने हमारे एलिमेंट्स हैं। अगर मुझे सब पे करना पड़ जाए n एलिमेंट्स पे तो इंटू n, ऑलराइट। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या है, tn, ये हमारा फंक्शन है, टोटल टाइम एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट ऑफ साइज n। मतलब कि हमने एक फंक्शन बना लिया टोटल टाइम जब हमारा जो इनपुट है वो n साइज का है, हमारा जो इनपुट है वो n साइज का है। और n क्या होता है, सर्च स्पेस। c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टाइम फॉर वन कंपैरिजन, मतलब कि एक कंपैरिजन में हमें कितना टाइम लग रहा है, कांस्टेंट टाइम लग रहा है, तो वो c है। n है हमारा क्या, साइज ऑफ इनपुट या फिर सर्च स्पेस का साइज, ठीक है। सो वी कैन से n बिकम्स लार्जर, जैसे कि जैसे हमारा सर्च स्पेस बढ़ता चला जाता है, c बिकम्स इररेलेवेंट, मतलब कि इररेलेवेंट बोलना चलो गलत हो गया, बट इसको लेस रेलेवेंट बोल सकते हैं कि c लेस रेलेवेंट हो जाता है जब हमारा n का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों, इस एग्जांपल से समझना। यहाँ पे ये n की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, और ये जो हमारा टोटल टाइम लगने वाला है, हमारा जो फंक्शन हमने बनाया था tn का। तो हमारा मान लो जो सर्च स्पेस है या फिर जो हमारा इनपुट का साइज है वो 1 है। तो मान लो हमारी एरे के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी एरे है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो n है, मतलब सिर्फ 1 है। अभी यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू है, मतलब कि जो c हमारा है कंपैरिजन करने का टाइम, वो कितना लग रहा है, मतलब कि जब हम इफ लिख रहे थे जो टारगेट वाला, उसमें कितना टाइम लग रहा था, सिर्फ एक ऑपरेशन लगता है ना, वो एक साइज लेता है, 8 टाइम लेता है मतलब अपना। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 मतलब 1, टोटल टाइम कितना लगा 1, ठीक। मान लो सर्च स्पेस बढ़ गया, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो जाए यहाँ पे,
टाइम अभी भी सी में तो एक ऑपरेशन का एक ही लगेगा, 3 × 1 3 हो गया, मतलब कि 3 एलिमेंट्स थे, तीनों पे एक एक करके वो ऑपरेशन लग रहा था, तो 3 लग गया जो हमारा टाइम फंक्शन था। हमारे एरे के अंदर मान लो 10 एलिमेंट्स हैं, अब 10 बार कंपैरिजन होने वाला है, जो इफ़ वाला ब्लॉक था वो 10 बार चलेगा, कितना टाइम लगा 10। अब यही अगर 1000 एलिमेंट्स होते, अभी भी सी हमारा फिक्स्ड है, इफ़ अभी भी उतना टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना हुआ 10,000। फिर हमारे मान लो एरे में 10 मिलियन नंबर्स हैं यहाँ पे, एंड सी अभी भी 1 ही है, अभी भी इफ़ अपना उतना ही टाइम लेगा कांस्टेंट, तो टी एन अभी भी 10 मिलियन है। तो तुमने यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया होगा कि 1 की वैल्यू से कोई चेंज नहीं आ रहा है, जैसे जैसे n बड़ा होता चला जा रहा है हमारा टाइम उतना ही बड़ा लगता चला जा रहा है। सी का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, इररेलेवेंट हो जा रहा है, जितना रेलेवेंस है वो तो सिर्फ n का है, मतलब जो हमारे इनपुट का साइज़ है, हमारे जो एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस पर ही डिपेंड कर रही है अल्टीमेटली कि टाइम कितना लगने वाला है। अगर हम इसको ग्राफ में भी समझना चाहते हैं तो फिर एक बार ध्यान देना, मैंने यही ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे प्लॉट कर दिया है, जैसे ये 1 0 1 2 3 10 मिलियन तक, और फिर जो उसका टाइम फंक्शन निकल के आ रहा है, ठीक है, जो हमारा टाइम फंक्शन अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्स में दे रहा है यही इस वाले लाइन पे है, ठीक है। तो जैसे कि जब 1 था हमारा साइज़ ऑफ द एरे, यहाँ पे जो साइज़ ऑफ द एरे लिख देता हूँ मैं, साइज़ ऑफ एरे, तो कितना हमें टोटल टाइम लग रहा है, टोटल फंक्शन हमारा कितना दे रहा है। जब हमारा 1 साइज़ था एरे का तो 1 दे रहा है, 2 साइज़ था एरे था तो 2 दे रहा है, 3 तो 3, 10 हमारा एलिमेंट्स का साइज़ है, मतलब हमारे जो एलिमेंट्स है वो 10 हैं, तो फिर टोटल टाइम कितना लग रहा है, Tn मतलब 10 आ रहा है। अगर 10 मिलियन है हमारे पास एलिमेंट्स तो 10 मिलियन ही उसका टोटल टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे कोई भी रेलेवेंस नहीं है हमारे सी वाली लाइन का, जो हमारी सी वाली लाइन ये अल्टीमेटली है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, हमारा तो ग्रोथ होती चली जा रही है लीनियरली। और अगर तुम्हें ग्राफ्स के बारे में आइडिया होगा तो एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है, जो विद टाइम या फिर विद वैल्यूज एक स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो हेंस वी ड्रॉप द कॉन्स्टेंट ऑफ सी, मतलब कि हम यहाँ पे जस्ट कॉन्स्टेंट सी है उसको ड्रॉप कर सकते हैं एज ग्रोथ ऑफ टाइम इज इन लीनियर रिलेशन विद एन सर्च स्पेस, मतलब कि हमारा जो ग्रोथ ऑफ, देखो यहाँ पे जो हमारा टाइम हो रहा है, टी एन फंक्शन जो हमारा है वो ग्रो हो रहा है, और वो किसके रिलेशन में ग्रो हो रहा है, सर्च स्पेस के रिलेशन में, मतलब कि जो एन है हमारा, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा टाइम बढ़ता चला जा रहा है। रिलेशन किसके साथ बन रहा है, एन के साथ, जो सर्च स्पेस है उसके साथ बन रहा है, किस चीज़ का, टाइम, जो टोटल टाइम है इसका। तो वी कैन राइट इट, ये हमारे टोटल टाइम कैसा लग रहा है, हमारा टाइम फंक्शन बन के क्या आ रहा है, बी ओ ऑफ एन, मतलब कि हमारा जो वर्स्ट केस है वो ऑर्डर ऑफ एन में आता है, ठीक है। इसका अल्टीमेटली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आता है लीनियर सर्च का, वी गो ऑफ एन निकल के आता है। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोर्शन। तो यार और भी कुछ सर्चिंग टेक्निक्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, और कुछ तो थोड़ी इरेलेवेंट होती हैं, बट अगर आपको उसके बारे में पता है तो अच्छी बात है। तो बाइनरी सर्च है, जंप सर्च है, इंटरपोलेशन सर्च है, एक्सपोनेंशियल सर्च है, टर्नरी सर्च है, फिबोनाची और सेंटिनल, ये सारे सर्च ऑपरेशंस होते हैं जो एरे के अंदर अप्लाई किए जा सकते हैं। तो मैं बाइनरी सर्च के ऊपर तो डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, जंप सर्च, इन सब के ऊपर एक्चुअली मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जो एल्गो सीरीज़ के अंदर आएंगी, क्योंकि यहाँ पे उसका रेलेवेंस अभी नहीं है। बट हाँ, ये सारे के सारे वीडियोस एक एल्गोरिथमिक सीरीज जब आने वाली है जो चलेगी, उसमें ये सारे ऑपरेशंस को आई विल डिफाइन यू, ठीक है। तो उसमें इन सबको बहुत ही डेप्थ में जाके समझने वाले हैं, और जो जितना रेलेवेंट होगा उस हिसाब से हम वीडियोस भी बनाएंगे, बट अज्यूम करते हैं ये सारी वीडियोस तो आने वाली है। और बाकी जितने भी होमवर्क की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी PDF में मैंने डाल दी हैं, उसको प्लीज़ ट्राई करना, एंड अपने जो रिस्पॉन्सेस हैं उनको कमेंट करना, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि हाँ तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।